अफेक्शन आइज के वॉल्यूम 7 में। और आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कौन सा डे है? तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का आपका डे 2 है, ठीक है। डे 1 में हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का डे 2 है। कौन सा डे है? तो डे 2 ध्यान में रखना है, ठीक है। म्यांमार में जुंटा द्वारा चीन समर्थित बांध परियोजना का पुनः आरंभ किया गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना, म्यांमार में कुछ दिन पहले, ठीक है, सैनिक शासन स्थापित हो गया था। जुंटा वहां के सेना को कहते हैं, ठीक है। म्यांमार में सैन्य शासक को क्या बोला जाता है? जुंटा, ठीक है। वहां पे जब आर्मी रूल जब लगती है, शासन जब वहां पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जुंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जुंटा बोलते हैं, ठीक है। तो चीन की सहायता से म्यांमार के जुंटा द्वारा 3.6 बिलियन डॉलर की माई स्टोन बांध परियोजना को पुनः आरंभ किया जा रहा है, जिसे पहले अधर में रखा गया था, ठीक है। मतलब वहां पे जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो इसको रोक दिया गया था, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार जो थी वहां पे, किसकी सरकार थी? तो आंग सान सूची की सरकार थी वहां पे। तो इस परियोजना को रोक दिया गया था। क्या नाम है? माई स्टोन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे परियोजना का नाम क्या है? माई स्टोन परियोजना है। इस पे रोक लगा दी गई थी, लेकिन जब वहां पे आर्मी का जब शासन आया और आर्मी की जब गवर्नमेंट आई, जिसको चीन सरकार कहीं ना कहीं से क्या करती है? सपोर्ट करती है। मतलब चीन चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है? वहां पे आर्मी रूल को सपोर्ट करती है। तो जाहिर सी बात है, जब उनको जब सपोर्ट मिल रहा है आर्मी को चाइनीज गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे मतलब जुंटा गुट ने भी ने क्या किया? जो पहले से जो फंसा हुआ था माई स्टोन बांध परियोजना जो फंसा हुआ था, इसको हरी झंडी दे दी, ठीक है। म्यांमार में सैन्य शासक को क्या बोलते हैं? जुंटा कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल करंट के ध्यान में, आपको ध्यान में जुंटा शब्द म्यांमार में सैन्य शासक को बोलते हैं, ठीक है। जब वहां पे आर्मी का जो शासन जब होता है, तो उसको जुंटा गुट कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है। यह कदम एक नीतियों में बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इसे 2011 में सशक्त जन विरोध के कारण बीच में रोक दिया गया था। जब वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो 2011 में जब इसके बांध को बनाने की बात की गई थी, तो इसको रोक दिया गया था। लेकिन जब वहां पे आर्मी का शासन स्थापित हुआ, तो फिर से इसे मतलब क्या किया गया? शुरू कर दिया गया, ठीक है। यह परियोजना उत्तरोत्तर कचिन राज्य में इरावदी नदी पे है, ठीक है। इरावदी नदी काफी महत्वपूर्ण है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का भी निर्माण करती है इरावदी नदी। और इरावदी नदी पे यह परियोजना है। परियोजना का नाम क्या है? माई स्टोन। क्या नाम है परियोजना का? माई स्टोन परियोजना का नाम है, ठीक है। जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है? तो 3.6 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। ये परियोजना को 2011 में शुरू करने की बात थी, लेकिन वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने लोगों के विरोध को देखते हुए इस परियोजना को हरी झंडी नहीं दी, ग्रीन फ्लैग नहीं दिया। लेकिन जब वहां पे आर्मी का शासन आया, जिसको जुंटा शासन कहते हैं, तो उन्होंने फिर से मतलब चाइना को ये परियोजना करने के लिए, ठीक है, क्या किया? तो उनको ग्रीन फ्लैग दे दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत 6000 मेगावाट बांध की योजना, जो चीन की 90% विद्युत आवश्यकता को पूर्ति करेगी, ठीक है। इसके अंतर्गत 6000 मेगावाट बांध की योजना, जो चीन के 90% विद्युत आवश्यकता की पूरी करेगी। मतलब ओवरऑल अगर देखे जाए तो इससे किसे फायदा है? चाइना को फायदा है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? तो बांध का नाम क्या है? जो परियोजना जो है, क्या नाम है उसका? माई स्टोन है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, माई स्टोन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे चीन द्वारा यूएस कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया। मतलब चाइना के द्वारा यूएसए के कंपनियों पे क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये चीनी चाइनीज कंपनियां यूएसए की कंपनियां को बैन करती है, या फिर मतलब यूएसए की कंपनियां चाइनीज कंपनी को बैन करती है, इसको ट्रेड वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड वार, ठीक है। जो कि किसके किसके बीच में है? तो ट्रेड वार चाइना और मतलब किसके बीच में? यूएसए के बीच में, ठीक है। अमेरिकी कंपनियों द्वारा ताइवान को अस्त्र निर्यात करने के कारण चीन ने उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। आप देखिए ताइवान, ताइवान एक छोटा सा बेचारा देश है, जो कि मतलब चीन का मतलब पूरी तरीके से सताया हुआ, मतलब काफी परेशान करता है चीन इसको, ठीक है। देखिए ताइवान की बात करेंगे ना, एक पीआरसी होता है, एक मतलब डीआरसी होता है, ठीक है। क्या है? पीआरसी, एक डीआरसी। डीआरसी का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान बोलता है भाई साहब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और ये पीआरसी का मतलब होता है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है, ठीक है। दोनों ये चाइना के कहना से डीआरसी वारसी कुछ नहीं है, ठीक है, मेरा ही एक हिस्सा है। और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश कहता है। तो 1948 में जब चीन जब स्वतंत्र हुआ था, मतलब जब वहां पर चीनी रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई थी किसके शासन? तो सन्यात, क्या नाम था उसका? माओ के शासन काल में चीनी क्रांति हुआ था। तो डीआरसी नामक एक देश बना था, जिसको चाइनीज ताइपे भी कहते हैं, चीनी ताइपे, या फिर ताइवान कह लीजिए, फिर डीआरसी कह लीजिए। तो अमेरिका जो होता है ना, इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और चाइना कहता है से नहीं, अमेरिका ही नहीं, कोई भी देश इनको सपोर्ट न करे, किसी भी देश से इनका राजनीतिक संबंध स्थापित ना हो। इस वजह से दोनों के बीच में मतभेद बना हुआ रहता है, ठीक है। जो हालात तिब्बत का है,
जो हालात हांगकांग का है वही हालात की बात करेंगे ताइवान का भी है। यह प्रतिबंध कुछ अमेरिकी कंपनियों के चीन के साथ आयात निर्यात में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गतिविधियों को रोकेगा। इन कंपनियों में वह कंपनी भी शामिल है जो ताइवान को अस्त्र बेच रही है, मतलब हथियार दे रही है। ठीक है, अब ये कंपनियां चीन में नया निवेश नहीं कर सकेगी, मतलब कंपनियां चीन में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, राज्य की मीडिया, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर राज्य की मीडिया, भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमारा स्टेट मीडिया कोई नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा मीडिया नहीं है जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का माउथ स्पीच हो, मतलब सरकार की भाषा कोई मीडिया नहीं बोलेगी। मीडिया को स्वतंत्र रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको राइट टू स्पीच दिया गया मीडिया को। लेकिन चीन में मतलब कुछ मीडिया जो है ना, मतलब सरकार की बात बोलती, बिकॉज चीन डेमोक्रेटिक नहीं है, क्या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहां पे सरकार की भाषा बोलती है। ठीक है, तो राज्य की मीडिया के अनुसार इस सूची में बोइंग डिफेंस, बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, डिफेंस की कंपनी है, और साथ में क्या बनाती है, तो बोइंग आप लोग जानते ही है, वायुयान वगैरह बनाती है। ठीक है, स्पेस एंड सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया, तो ये दो बड़ी कंपनियां हैं, इसको हाईलाइट किया गया है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्पेस एक्स की स्टार्टलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। ठीक है, स्पेस एक्स से हर बार प्रश्न पूछ ही देता, पिछले बार भी रॉबर्ट वगैरह को लेकर प्रश्न पूछा था। स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। ठीक है, स्टारलिंक क्या है, तो इंटरनेट सर्विस देती है। तो किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस देती है, तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है। आप बोलोगे सर जियो का क्या है, कोई सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है क्या, तो बिल्कुल जियो ने भी अपना आई थिंक जियो फाइबर को लॉन्च किया है। उसी तरह स्पेस एक्स का स्टार लिंक है, और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल इंटरनेट सर्विस और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में क्या अंतर है। नॉर्मल इंटरनेट सर्विस जो होता है केबल के अनुसार काम करता है। बोलोगे सर केबल क्या है, अगर आपको इंटरनेट अगर लेना है तो घर तक केबल आती है, तार आता है ना जी घर तक, ठीक है, वहां से आपको इंटरनेट सर्विस देती है। लेकिन मान लीजिए आप अमेजोन के जंगल में चले जाएंगे, पैसिफिक ओशन के बीच में चले जाएंगे, फिर किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, वहां पे अगर आपको इंटरनेट की सुविधा अगर चाहिए तो केबल कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। तो वहां पे इंटरनेट सुविधा देने के लिए आपको क्या होता है, सैटेलाइट इंटरनेट का यूज किया जाता है, जो कहीं भी चल सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो स्टार लिंक ने भी अपना जो इंटरनेट लॉन्च किया सैटेलाइट इंटरनेट, उसका नाम क्या है, तो स्टार लिंक नाम है। क्या नाम है इसका, स्टार लिंक नाम है। ठीक है, महंगी सर्विस है थोड़ी, इसकी भारत में भी लॉन्च करने की बात चल रही है, लेकिन भारत में अभी तक इसको लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक है, अगर ये आएगी तो भी मतलब कम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी भारत में कौन है, जियो ऑलरेडी, जो कि सस्ता है, और एयरटेल फाइबर का भी इंटरनेट ऑलरेडी, मतलब सैटेलाइट के क्षेत्र में एयरटेल भी प्रवेश कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अडानी भी इस क्षेत्र में आने की कोशिश कर रही है। अडानी ने भी मतलब क्या किया अपना, मतलब नॉर्मल इंटरनेट की बात में नहीं कर रहा हूँ, सैटेलाइट इंटरनेट में अडानी भी आ सकती है। ठीक है, एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस आरंभ की है। ठीक है, भारत में अभी तक नहीं किया, लेकिन इसने इंडोनेशिया में शुरू कर दी। इस सर्विस का लक्ष्य इस द्वीप समूह राष्ट्र के सुदूर इलाकों में संपर्कता को संवर्धित करना, मतलब वैसे इलाका जहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है, वहां पर भी इजिली वे में इंटरनेट के सर्विस को मतलब एक्सेस करवाना है। इंडोनेशिया में क्या है, बहुत सारे यहाँ पे द्वीप है, आइलैंड है कि नहीं इंडोनेशिया में, तो सब जगह पे इंटरनेट तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर सैटेलाइट इंटरनेट को अगर लॉन्च कर दिया जाए तो इजिली वे में सभी लोगों तक इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलन मस्क के द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट को इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया, तो किस स्थान पर लॉन्च किया गया, तो बाली में लॉन्च किया गया। कहां पे, इंडोनेशिया के बाली में, जहां मास्क ने इंडोनेशियाई अधिकारियों की उपस्थिति में बेहतर इंटरनेट पहुंच की परिवर्तनकारी संभावना पे बल दिया है। ठीक है, तो कहां पे किया गया लॉन्च, इंडोनेशिया के बाली में। अब देख कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, अब ये तीनों देश का जब नाम जब एक साथ में लेता हूं तो कुछ आप लोग को याद आ रहा होगा, इन तीनों को मिला के किस रूप में इसको जानते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, किस लिए जाना जाता है, ये तीनों के तीनों देश जो है ना अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक गोल्डन ट्रायंगल होता है, एक गोल्डन क्रिसेंट है। ठीक है, तो गोल्डन क्रिसेंट में आपको पाकिस्तान आता है, ठीक है, अफगानिस्तान आता है एंड ईरान आता है। ठीक है, ये तीनों देश जो है गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं, ये अफीम उत्पादक देश है, और ये तीनों देश है गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी मतलब क्या करते हैं, अफीम बेचते हैं, मतलब अफीम बेच के यहाँ पे मतलब ये मतलब यहाँ की गवर्नमेंट नहीं बेचती है, हालांकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अफीम बेचती थी, हालांकि तालिबान भी अफीम बेचता था, लेकिन अब ये लोग भी प्रतिबंध लगा रहा है ऐसा, लेकिन बस ये कहने की बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अफीम की खेती करते हैं, अफीम बेचते हैं, इसलिए इनको गोल्डन क्रिसेंट के तौर पे जानते हैं, सॉरी गोल्डन ट्रायंगल के तौर पे जानते हैं, इनको गोल्डन क्रिसेंट के तौर पे जानते हैं। कई बार बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आए से बताओ गोल्डन क्रिसेंट क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है। ठीक है, कंबोडिया, म्यांमार एवं लाओस में संगठित आर्थिक अपराध आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुए। इन अपराधों का मुख्य टारगेट कौन होते हैं, तो भारतीय होते हैं।
हालांकि ये देश अभी निम्न कारणों से चर्चा में है। क्या थे मतलब यहाँ पे लोगों को सैलरी का झांसा दिया गया से आपको अच्छा सैलरी देंगे और इनको बुलाया गया वहां पे, ठीक है। जब लोग यहाँ पे गए तो इनको मतलब काम नहीं दिया गया, इनको बंदी बना लिया गया और इनको मतलब किस प्रकार के काम करवाया गया, ठगी करने जैसे काम में, साइबर क्राइम में मतलब इनको मतलब क्या किया गया, इन्वॉल्व कर दिया गया, ठीक है। और ठगी किनसे करना है, मतलब ये भारतीय ही थे, इनको ठगी भी किनसे करना है, तो इनको ठगी भी भारतीय से ही करना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा हुआ था, भारत में बहुत सारे लोगों को ठगी किया गया था, जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे भारतीयों को लक्षित करके किए गए जाने वाले आर्थिक धोखाधड़ी के कुल मामलों में 50% इन तीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों म्यांमार, कंबोडिया में, लाओस से ही संचालित होते हैं। मतलब यहाँ से आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिए जाएंगे, ठीक है। साइबर क्राइम, एटीएम फ्रॉड, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे मतलब फ्रॉड होता है, ठीक है। तथा अनेक वेब एप्लीकेशन फ्रॉड चीनी भाषा में लिखे होते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन कहाँ से जनरेट होता है, तो चाइना से जनरेट होता है। और ठगी करने वाले ऐसे कोई लोग नहीं जो कंबोडियन है, फिर म्यांमार है, फिर लाओस है, सबके सब भारतीय ही है। और ठगी भी कहाँ कर रहे हैं, भारत में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको बुलाया गया क्यों, भारतीय इसमें कैसे फंस गए, तो भारतीय इनमें फंस गए, नौकरी के झांसे में फंस गए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे तरीके से सिंडिकेट चलता है, जहाँ पे भारतीय लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता है, फिर उनको फंसा के जाल में उनसे भारतीयों को ही ठगी कराई जाती है, ठीक है। तब इस वजह से कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जो था चर्चा में था। हालांकि तीनों के तीनों देश जो है अफीम उत्पादक देश है, इनको संक्षेप में गोल्डन ट्रायंगल के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को क्या बोलते हैं, तो गोल्डन क्रिसेंट के तौर पे जानते हैं, ठीक है। ताइवान के निकट चीनी सैन्य ड्रिलें अधिक तीव्र हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ताइवान, ताइवान बेचारा बता ही दिया, चीन से काफी दुखी रहता है हमेशा। चीन जो होता है अपना ताकत का प्रदर्शन करते रहता है, कभी उसके सीमा में क्या बोलते हैं अपना स्पेस क्राफ्ट को डाल देता है, कुछ भी हमेशा अलग अलग चीजें करते रहता है, हमेशा मतलब डर में रहता ताइवान, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी संबंधित विलियम लई चिंगते द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मतलब वहां पे ताइवान का नया राष्ट्रपति बना है, ठीक है, जिनका नाम का विलियम लई नाम है, ठीक है। आप चाहे ताइवान किस प्रकार की गवर्नमेंट है, तो ताइवान जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है क्या होता है वहां पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीन में क्या है, तो भाई चीन में कुछ इलेक्शन तो होता नहीं है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तभी जैसे ही वहां पे मतलब इलेक्शन हुआ, तो ताइवान के निकट बृहद पैमाने पर सैन्य परीक्षण आरंभ कर दिया। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे मतलब ताइवान यहाँ पे है और इसके सीमा पे चाइना क्या करता है ना, बार बार अपना सैन्य ताकत दिखाने लगता है, ठीक है। क्या करेगा, सैन्य परीक्षण से शुरू कर देगा, स्पेस क्राफ्ट को क्या करेगा, ताइवान के सीमा में ले जाएगा। हमेशा डर का माहौल ताइवान के लोगों पे बना रहता, हमेशा धमकाते रहता, तुम कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक करके संपूर्ण ताइवान को क्या करेंगे, अपने अधीन कर लेंगे। क्योंकि इनका मानना, चीन का मानना क्या है, से ताइवान जो है सो मतलब क्या है, चीन का हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा सा कहानी है, मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। साल था 1948 का। दो नेता थे, एक का नाम था चंगाई शेख, ठीक है, चंगाई शेख। एक एक ने शंघाई शेख ऐसे कुछ नाम था, एक का नाम था माओ, ठीक है। माओ जो था कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था, और ये मतलब जो था मुख्य रूप से आप देखोगे तो रशियन विचारधारा से काफी अधिक प्रभावित था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का विचार इसने रखी थी, और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर भी यही था, ठीक है। चंगाई शेख जो था कैपिटलिस्ट था, इसलिए इसके यूएसए एंड यूरोपियन जो देश जो थे उनका समर्थन प्राप्त था, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में जब लड़ाई होती है, काफी नरसंहार होता है, काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं। बाद में चंगाई शेख को मतलब पूरा चाइना को छोड़ के मतलब एकदम सुदूर इलाके में एकदम साइड में जाके मतलब रुकना पड़ता है, और वही देश जहाँ पे रहते हैं वही उसी को ताइवान बनाया जाता है, ठीक है। वही नया देश जो बनता है ताइवान बनता है, ठीक है। और ये माओ जो था बीच में रोक देता है, मतलब उनने ताइवान को डेट टाइम 1948 में ये मतलब उसको अपने अधीन मतलब नहीं करता, तो छोटा सा देश बन जाता चंगाई शेख के नेतृत्व में, जिसको ताइवान कहा जाता है। और ये देश जो था कैपिटलिस्ट था, ठीक है। और ये जो देश चाइना जो था बहुत बड़ा, जिसको मेनलैंड चाइना कहते हैं, ठीक है, ये पूरा देश जो था कम्युनिस्ट था और माओ के अधीन था। तभी से मतलब कोशिश की जा रही है से ताइवान को पूरे तरीके से चाइना के मेनलैंड में मिलाया जाना, ठीक है। और शुरू से ही ताइवान को मतलब क्या था, यूएसए के समर्थन प्राप्त था। शुरू से ये जो बड़ा वाला जो चाइना जो था, इसको सारे देशों ने मतलब क्या किया, इनको इग्नोर किया। और मेन चाइना किसको माना गया, तो मेन चाइना ताइवान को मेन चाइना माना गया, ठीक है। जब यूएनओ में जब मेंबर देने की बात आई, से एक परमानेंट मेंबर एशिया से होना चाहिए, तो भारत को ऑफर किया गया था डेट टाइम, फिर चाइना को मिल गया। तो किस चाइना को मिला, तो माओ वाला चाइना को नहीं मिला, यूएनओ वाला, यूएनओ में मेनलैंड चाइना को, ठीक है, परमानेंट मेंबर में शामिल नहीं किया गया था, ताइवान को शामिल किया गया था। लेकिन जैसे ही 1979 और निक्सन की सरकार जब आती है अमेरिका में, तो निक्सन की सरकार
ठीक है। और साथ में इनके जो सेनापति जो होते थे, सेनापति नहीं कहेंगे, दैट टाइम पे विदेश मंत्री कहा जाता है, हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर चाइना का बहुत बड़ा भक्त था। उसने मतलब क्या किया उस समय के चीनी गवर्नमेंट और यहाँ पे मतलब यूएसए की जो गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, निक्सन की सरकार थी, और हेनरी किसिंगर ने दोनों का मिलाप करवा दिया। उसी समय से ताइवान की स्थिति काफी अधिक खराब हो गई। और जो ताइवान को जो परमानेंट मेंबर जो मिला हुआ था यूने में, वो मतलब किसको, मेनलैंड चाइना को मिला गया। और चाइना ने यूएसए के साथ एक कंडीशन रख दी, कोई भी दुनिया का देश अगर चाइना के साथ अच्छा संबंध अगर रखेगा तो वन चाइना पॉलिसी मतलब फॉलो करेगा। मतलब दुनिया में कोई एक ही चाइना है, मतलब ताइवान कोई देश नहीं है, इसको देश का तौर पे इसको माना ही नहीं जाएगा। तो बहुत सारे देश जो है ताइवान को अभी भी देश नहीं मानते, इसलिए ताइवान का हाई कमीशन कह लीजिए, फिर एम्बेसडर वगैरह कह लीजिए, तो बहुत सारे देश में होते नहीं, छोटा छोटा ऑफिस होता है, बहुत दिक्कत से इनका काम चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से हमेशा चीन के धमकी के पीछे ये पड़े रहते हैं। तो ये सारी स्थिति है जो कि आप लोग आईआर वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या था, तो अभी दिक्कत ये था, जैसे वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सरकार बनी है, ठीक है, और साथ में मतलब वहां के जो राष्ट्रपति जो थे क्या बने, विलियम लाई बने थे, तो उसी के साथ ही मतलब चीन इनको धमकाना मतलब शुरू कर दिया। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में लाई ने ताइवान की स्वतंत्रता का वादा किया और चीन को सैन्य धमकियां देने से मना किया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि चीन एवं ताइवान के मध्य तनाव बढ़ रहे हैं। ध्यात हो कि चीन ताइवान की अपनी ही भूमि का एक भाग मानता रहा है, ठीक है। जैसे किसे अरुणाचल प्रदेश को कहता है भाई साहब ये ना ईस्टर्न तिब्बत है। मतलब अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है, ये ईस्टर्न तिब्बत है, मतलब पूर्वी तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। और पूरे तिब्बत को 1958 के आसपास उसने मतलब क्या किया था, टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। जबकि ताइवान अपनी स्वतंत्रता का दावा करता है, ठीक है। ताइवान बोलता है हम एक स्वतंत्र फ्री नेशन है, जबकि चीन कहता नहीं फ्री उरी कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा ही एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि बिखर गया और इसको कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। आप चलेंगे रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इनको राइट्स के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जिसको राइट्स के तौर पे जानते हैं। इसके द्वारा बांग्लादेश को कोच आपूर्ति समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। क्या करती है राइट्स, तो रेल से संबंधित चीजें, ठीक है, ये सारी बनाती है। तो बांग्लादेश को मतलब ये क्या की है, तो एक मतलब एमओयू हुआ है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जिसमें मतलब बात कही गई है से बांग्लादेश को हम लोग क्या बेचेंगे, तो कोच बेचेंगे। क्या बेचेंगे, कोच, मतलब रेल की कोच, ठीक है। राइट्स में बांग्लादेश रेलवेज के मध्य एक समझौता हुआ जिसका संबंध कोचों की बिक्री से है। उसकी डिजाइन निर्धारित करना तथा स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने के अलावा प्रशिक्षण प्रदान करना जैसी गतिविधि से है। भारत में राइट्स क्या क्या काम करती है, तो रेलवे का जो पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, बहुत सारे देखते हुए, ऐसा थोड़ी ना से एक बार में ट्रेन बन जाता है, वो सारे चीजें राइट्स के अधीन आते हैं, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी एवं कमीशन के लिए 36 माह का समय सीमा तय की गई है और वारंटी अवधि 24 माह की, ठीक है। आप तो फ्लॉप ही हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में आप देख ही रहे क्या स्थिति है। तो भारत के साथ जो भी एमओयू वगैरह जो भी सब हो रखा है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। हमने बहुत सारा पैसा भी हाल फिलहाल में बांग्लादेश को दिए थे, वो भी मुझे लगता है कि यूजलेस ही होंगे। इस समझौता राइट्स की विश्व स्तरीय रेलवे रोलिंग स्टॉक, जिसे भारत में निर्मित किया गया है, निर्यात की योजना का एक भाग है। तो बस यही ध्यान में रखना है, रेलवे कोच के लिए बांग्लादेश ने राइट्स के साथ समझौता किया है। और राइट्स का जो फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्वे होता है। क्या बनाती है, तो रेलवे से संबंधित छोटे छोटे उपकरण वगैरह होता है, ठीक है, डिजाइन वगैरह होता है, वो सब काम करने का काम जो होता है राइट्स का होता है, ठीक है। अब आगे का करंट अफेयर्स को भी जरा हम लोग देखते हैं तो क्या है। अब यहाँ पे देखोगे क्या है, हाँ, एआई समर्थित डिजिटल प्रवक्ता। प्रवक्ता का मतलब क्या होता है, प्रवक्ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, जो भी कहते होंगे, जो व्यक्ति आपकी बातों को रखे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते, नहीं याद आ रहा है, ठीक है। स्पोक जैसे मान पर्सन। ली क्या, एंकर जो होता है टीवी में, एंकर जो एंकर होता अलग होता है, एंकर प्रवक्ता दूसरा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा स्पोक इंस्टीट्यूट है पर्सन होता बीपीएससी है ना, रेजुलेशन, स्पोक पर्सन। हाँ स्पोक पर्सन बोल सकते हैं, बिल्कुल स्पोक पर्सन बोल सकते हैं, जो कि आपको 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 क्या करे, तो आपको मतलब बचाव करे, आपका प्रोटेक्ट करे, आपका आपकी अच्छी चीजों को सामने रखे। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उसको भी मतलब बचाव वगैरह करे, उसको प्रवक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो एआई समर्थित डिजिटल प्रवक्ता, ठीक है, मतलब एआई से। तो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है, ठीक है। अब देखिए हर, जैसे सेना का प्रवक्ता होता है, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता होता है, पार्टी का प्रवक्ता होता है, बीजेपी का, कांग्रेस का, हर पार्टी का होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता को लॉन्च किया है। तो अगर पूछेगा डिजिटल प्रवक्ता, अभी डिजिटली स्पोक पर्सन को किसने लॉन्च किया है, तो क्या बताओगे आप, यूक्रेन ने, ठीक है।
यूक्रेन ने एआई संचालित प्रवक्ता का अनावरण किया जिनका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं 100% हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो पिछला बार 69 बीपीएससी में क्या पूछा था, रोबोट के बारे में पूछा था ना, क्या पूछा था, कुछ रोबोट से रिलेटेड प्रश्न था ना 69 बीपीएससी में, क्या था, जिसका नाम था, रोबोट का नाम सोफिया की कुछ था, ठीक है, ऐसा ही कुछ था, याद नहीं आ रहा है। तो पूछा जाएगा से पहला डिजिटल प्रवक्ता जो कि यूक्रेन ने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, तो विक्टोरिया सी। क्या बताओगे आप लोग, विक्टोरिया सी। या फिर ऐसे भी प्रश्न आएंगे, पहला डिजिटल प्रवक्ता किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूक्रेन के द्वारा। अब ये विक्टोरिया सी को लॉन्च किया गया, तो जाहिर सी बात है प्रवक्ता है तो कुछ ना कुछ काम तो करेगी, तो किस प्रकार का काम करेगी, तो इसका काम अपने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक वक्तव्यों को डिलीवर करना है। मतलब विदेश मंत्रालय का जो मतलब ऑफिशियली मतलब वक्तव्य है, उनका जो स्पीच है, उनको मतलब क्या है, लोगों तक डिलीवर करना है, ठीक है। अपने विदेश मंत्रालय के संचालन में एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ताओं को एकीकृत करने की यूक्रेन की पहल विश्व स्तर पे अपनी तरह का पहला प्रयास है, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह को आपको पता होना चाहिए, भारत जो है इस बंदरगाह को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान और भारत के बीच में, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगुलर दिक्कतें हैं, क्योंकि ईरान का संबंध जो है से अमेरिका के साथ बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। उसके वजह से अमेरिका ने मतलब बहुत साल इस पे प्रतिबंध लगा रखे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी हम इनके साथ कोई व्यापार वगैरह किसी भी देश के साथ ईरान कर नहीं सकता है, और अमेरिका से सब अपना संबंध खराब नहीं हो सकता, इसलिए चाबहार बंदरगाह काफी वर्षों से मतलब प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, रुका हुआ है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, रीजन क्या है सबको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में चाइना ने एक बंदरगाह पाकिस्तान में चाइना ने एक पोर्ट विकसित किया, उसका नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट को अगर पाकिस्तान में अगर चाइना ने विकसित कर लिया, ठीक है, उसके पास में ही चाबहार है, ठीक है। तो चाइना को और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए ईरान से पाकिस्तान बॉर्डर बनाती है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे भारत ने ईरान के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार रणनीतिक रूप से मतलब स्ट्रेटजिक, रणनीति का मतलब स्ट्रेटजिक, ठीक है, रूप से महत्वपूर्ण शाहिद बेहसती टर्मिनल चाबहार बंदरगाह का संचालन अगले 10 वर्षों के लिए भारत करेगा, ठीक है। तो देखिए आप देखिए मतलब जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह का एक टर्मिनल है जिसका नाम क्या है, शाहिद बेहसती टर्मिनल, ठीक है। इसका प्रबंधन भारत को अगले 10 साल के लिए दे दिया गया, पूरा बंदरगाह नहीं, ठीक है, एक टर्मिनल, ठीक है, समझिए। इसका नाम क्या है, शाहिद बेहसती टर्मिनल। कितने वर्षों के लिए भारत को मिला है, तो ध्यान में आपको रखना है 10 वर्षों के लिए भारत को मिल गया है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्या है, तो केंद्रीय पतन की बात करेंगे, पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। तथा ईरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्री मेहरदाद वज्रपास की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो कि हमारे लिए यूजलेस है, बस हमको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, तो हमको ध्यान में रखना है, से पोर्ट का नाम क्या है, टर्मिनल शाहिद बेहसती टर्मिनल। देखिए कभी भी मान लीजिए यहाँ पे ईरान गवर्नमेंट है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट समझौता नहीं होता है, ठीक है। कभी भी कोई खरीद बिक्री होगी तो ध्यान में रखिएगा, इधर से एक बैंक इन्वॉल्व होगा, इधर से एक बैंक इन्वॉल्व होगा, या फिर इधर से कोई कंपनी इन्वॉल्व होगा, इधर से एक कंपनी इन्वॉल्व होगा, हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व हो सकता है कोई सरकारी कंपनी भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। कभी भी सरकार आपस में पैसे के लेन देन नहीं करती है, बीच में एक मीडिएटर जरूर वर्क करता है। तो अभी ये समझौता हुआ तो उसमें भी मतलब कोई ना कोई कंपनी जरूर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ध्यान में आप देखते हैं कौन सा कंपनी इन्वॉल्व है, देखेंगे समझौते के तहत इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, कौन सा है, ये कंपनी हो गया, ठीक है। इंडिया हालांकि सरकारी कंपनी है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड शाहिद बेहसती टर्मिनल को विकसित करने के लिए लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी का नाम क्या है, तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। ये मतलब वहां इन्वेस्ट करेगी 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर को इन्वेस्ट करेगी और इस टर्मिनल को विकसित करेगी, इसका नाम क्या है, शाहिद बेहसती। इस टर्मिनल तक बेहतर संपर्कता के लिए रेल एवं सड़क अधिसंरचना को सुधारना आवश्यक था और इसके लिए भारत सरकार ने ईरान को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भी प्रदान करेगी, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है जब ये इतना कुछ जब किया जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट जब दिया रहा है, तो अमेरिका मुंह तो खोला ही होगा। लेकिन अमेरिका जब भारत के संदर्भ में जब थोड़ा बोलता है ना, तो वो थोड़ा दब जाता है। सर चलो हम इतने देशों पे प्रतिबंध लगा रखे हैं, नहीं चलो इंडिया के लिए हमारी नीति थोड़ा अलग होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया के बगल में पाकिस्तान है या फिर इंडिया के बगल में चाइना है। तो हमारा रसिया के साथ जो हमारा रिलेशन, या फिर ईरान के साथ हमारा रिलेशन है, या फिर और पाकिस्तान सॉरी, या फिर हमारा जो रिलेशन जो है किसी अन्य देश के साथ है जिनके साथ रूस सॉरी अमेरिका का संबंध खराब है, तो वहां पे थोड़ा हमारे साथ अमेरिका नरमी बरत देता है, क्योंकि हमारा केस जो है ना थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर भी मतलब इन मुद्दे पर भी अमेरिका ने बोला, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध वगैरह लगाने की कोई बात नहीं कही है, ठीक है। क्योंकि जानता है अगर हम यहाँ पे ईरान में अगर हम चीजों को विकसित नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म में चीन को काउंटर करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चीन अगर बहुत अधिक उभरेगा तो इंडिया को तो दिक्कत तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दिक्कत तो है तो किसको दिक्कत है, यूएसए को दिक्कत है, ठीक है। और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास कोई दूसरा चांसेस नहीं है, क्योंकि बगल में जो देश है, जो बड़ा देश है, एक पाकिस्तान एक भारत है, जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी चीन के गोद में बैठ रखा है। तो काउंटर करने के लिए चीन को कहीं ना कहीं अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कुछ मुद्दे पे अमेरिका नरम पड़ जाता है। रीजन क्या है, ईरान वाले मुद्दे पे इतना बड़ा समझो, ये कम नहीं है। 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर अगर हम दे रहे हैं, या फिर 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे अगर इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड अगर इन्वेस्ट करे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर कोई दूसरा देश होता तो अमेरिका जाहिर सी बात है पे प्रतिबंध लगाता, लेकिन इन मुद्दे पे अमेरिका शांत रहा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ चैनल है यूट्यूब पे वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह अगर उसको फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा से वो लोग बताते हैं। बाकी आप करेंट भी करोगे तो मैं सब चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आईआर का आपका एक टॉपिक आता है, ठीक है, मेंस में। वहां पे ये काफी चीज इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। से बताइए ईरान के मुद्दे पे भारत जो अपना राय रखता है उस पर अमेरिका का क्या प्रतिक्रिया है, फिर अमेरिका अगर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पाता तो उसके रीजन क्या है, इन सबको समझना चाहिए। आप देखेंगे ब्रिटिश अंटार्कटिक भू क्षेत्र चर्चा में था, ठीक है। तो रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल एवं गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है, ठीक है। किसने, रसिया ने। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र वर्तमान में 1959 की अंटार्कटिक संधि के तहत संरक्षित क्षेत्र। आप जो देखो अंटार्कटिक का जो क्षेत्र जो होता है वह संरक्षित क्षेत्र होता है, मतलब आप वहां पे किसी भी प्रकार का एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ अगर है, कुछ मटेरियल है या फिर कुछ भी, तो वहां पे आके आपने शुरू कर दिया रिसर्च वगैरह, ये सब नहीं कर सकते। इन क्षेत्रों का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, शांति जैसे कार्यों में किया जा सकता है, रिसर्च जैसे कार्यों में किया जा सकता है, जहां से पूरा मानव जाति का मतलब पूरा ह्यूमन का मतलब क्या भलाई हो। ऐसा नहीं कि मिनरल्स को निकालने लगे, रिसर्च सेंटर बना दिए और कुछ ऐसे कामों में कर रहे हैं जिसमें मानव का विनाश शामिल है या फिर केवल अपना ही फायदा। तो इस तरह के कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक संधि की गई थी 1959 में, एक संधि की गई थी, क्योंकि ये भूमि जो अंटार्कटिक जो भूमि जो है ना, किसी अनक्लेम्ड भूमि है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब किसी देश का नहीं है। जब किसी देश का नहीं तो इनको किन कार्यों में प्रयोग करेंगे, तो अच्छे कार्यों के लिए, मानव कल्याण के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस संधि पे रूस सहित अनेक देशों ने हस्ताक्षर किया। यह संधि इस क्षेत्र हेलो के सर। सभी तेल हम्म। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर, ये जो चाबहार बंदरगाह वाला था, ये फरवरी के करंट अफेयर में भी परफेक्शन कवर किए हुए हैं और फिर यहाँ भी है। हो सकता है कुछ और रहा होगा, अब यहाँ है तो मैं क्या करूँ, ठीक नहीं, है। मैं सेम तो चीज है पढ़ा सर, दिया, मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ। तो हो सकता है दिया होगा, देख लेंगे हम लोग इसको। सेम ठीक। चीज यहाँ पे भी दे दिया आपके, चलिए रिपीटेशन हो गया, अच्छा है ये। तो इस संधि पे रूस सहित अनेक देशों ने हस्ताक्षर किया है। यह संधि इस क्षेत्र के सभी तेल विकास कार्यों पर रोक लगाती है और इस विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में नामित करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का, मान लीजिए तेल है, जाहिर सी बात है भाई तेल होगा ही, मतलब काफी काफी मिनरल्स अंटार्कटिका में, ठीक है। लेकिन अनक्लेम्ड भूमि है, किसी देश का हिस्सा में तो आता नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के विकास कार्यों पर रोक लगाती है। वैसा नहीं कि कोई बड़ी सी कोई देश जाके वहां पे 5 स्टार बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना दिया, होटल बना दिया, और वहां पे मतलब क्या बोला से मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के अलग अलग चीजें कर रहा है, ठीक है। तो काफी अधिक वहां इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए 1959 में एक अंटार्कटिका संधि की गई और सभी देशों को बोला गया इसे साइन करो, ताकि भविष्य में तुम किसी प्रकार की गलतियां नहीं करोगे। और इन क्षेत्रों का प्रयोग फिर किस लिए होगा, तो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में नामित है। भारत का भी बहुत सारा मैत्री, ठीक है। भारत का कौन कौन सा यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, मैत्री है, और क्या है, एक ही भारती का नाम मुझे, तीन है ना, क्या नाम है, गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। भातरी, हाँ ठीक है, भारती है, ठीक है, भारतीय दक्षिणी गंगोत्री है। गंगोत्री। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए, ये रिसर्च सेंटर है भारत का, ठीक है। ऐसा ऐसा रिसर्च सेंटर
ठीक है, किसका है? बहुत सारे देश को। एक अच्छा चीज जानते हैं ना, यहाँ पे जाके भारत ने क्या किया है, इंडियन पोस्ट ने अपना एक पोस्ट ऑफिस यहाँ पे खोल दिया है। ठीक है, पढ़ा था ना आप लोग कुछ दिनों ने, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे स्थापित किया है। ठीक है, इसमें 2 बंद हो चुका है शायद। हाँ 2 बंद है, एक अभी चालू है। ठीक है, रूस की ये खोज इन भंडारों के दोहन के संभावित इरादे संधि पे शर्तों पे उल्लंघन करते हैं। अब रूस ने इसको खोल दिया, अब खोज दिया, तब उसका मन क्या कर रहा होगा? समूह से पेट्रोलियम निकाले। जब रूस अगर ऐसा काम करेगा तो क्या होगा? संधि का जो शर्त जो है उसका मतलब कंडीशन जो है उसका क्या होगा? उल्लंघन होगा। मतलब यहाँ पे कहना है कितना भी बड़ा रिसोर्स मिल जाए, लेकिन भाई साहब वहां पे आप खोजबीन करने के बावजूद आप वहां से उस रिसोर्सेज को निकालना शुरू नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहां पे क्लाइमेट पे बहुत अधिक असर डाले। ठीक है, एक देश है बेचारा वेनेजुएला, हमेशा चर्चा में रहता, कुछ दिन पहले दिवालिया हो गया था। ठीक है, इस बार क्यों चर्चा में है? तो वेनेजुएला प्रथम आधुनिक देश है जिसने अभी सभी ग्लेशियर को खो दिया है। ठीक है, अब ग्लेशियर को खो दिया तो इससे क्या दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, समझ रहे हैं ना? मतलब नदी में पानी ही नहीं जाएगा, क्योंकि नदी में अब पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से ही तो आता है मुख्य रूप से। तो ये पहला देश है, ठीक है, जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया। नाम क्या है इसका? वेनेजुएला। ठीक है, अब वेनेजुएला की बात करेंगे तो यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। कुछ दिन पहले ये दिवालिया हो गया था। ठीक है, ध्यान रखें। अब चलते हैं यहाँ पे, नए शोधों से पता चलता है कि इंडीज में अवस्थित हम्बोट ग्लेशियर पिघल रहा है। वर्तमान में इसका फैलाव 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया, जिसका अभिप्राय ये हुआ है कि अब ये ग्लेशियर न रहकर एक आइस फील्ड रह गया है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर पिघल रहा है? एंडीज में अवस्थित हम्बोल्ट ग्लेशियर। क्या नाम है ग्लेशियर का? हम्बोल्ट। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या नाम है? हम्बोल्ट, इसे आप याद रखेंगे। हम्बोल्ट ग्लेशियर एंडीज में सियरा नेवादा दे मेरिडा पहाड़ों तथा उत्तरी पश्चिमी ग्रीनलैंड की केन बेसिन के सीमा पे अवस्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। तो एंडीज में सियरा नेवादा दे मेरिडा, ये पहाड़ का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सियरा नेवादा दे मेरिडा पहाड़ों तथा उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ग्रीनलैंड की केन बेसिन के सीमा पे अवस्थित है। कौन सा ग्लेशियर? हम्बोल्ट ग्लेशियर। ठीक है, प्रश्न क्या है? पिघल रहा है। वेनेजुएला के 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, जिनमें से 5 पूर्णतः समाप्त हो चुके थे। बेचारा एक अकेला बचा हुआ था हम्बोल्ट, वो भी आप नहीं रहा। ठीक है, जो सिकुड़ गया, सिकुड़ का मात्र एक बर्फीला मैदान बन गया। ठीक है, तो प्रश्न 2 तरीके से पूछेंगे। बताओ दुनिया का पहला ऐसा देश बताओ जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया। तो देश का नाम क्या है? क्या नाम है उस देश को? ठीक है, तो देश का नाम ध्यान में रखें, क्या नाम है देश का? तो वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला का आखिरी 6 में से मात्र एक ही करण अर्जुन बेचारा बच गया था, उसका नाम हम्बोल्ट है। वो भी अब पूरी तरीके से क्या हो चुका है? पूरी तरीके से पिघल चुका है। ठीक है, पूछेगा हम्बोल्ट ग्लेशियर का क्या बोल सकते हो उसको यार, मतलब उसका लोकेशन या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? तो ध्यान रखेंगे, शियरा नेवेडा दे मेरिडा पहाड़ों तथा नॉर्थ वेस्ट में ग्रीनलैंड के केन बेसिन के सीमा पे था। वेनेजुएला के पास 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, ये आखिरी था, वो अब पिघल चुका है। ठीक है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है। उसने अपना एक नया करेंसी नोट जारी किया। ठीक है, नेपाल में एक नया करेंसी नोट जारी करने का निर्णय किया, जिनमें भारतीय भू क्षेत्रों को दर्शाया गया। ठीक है, अब नेपाल ने करेंसी नोट जारी किया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने अपने नोट्स में क्या दिया ना, भारतीय क्षेत्र को दिखा दिया है। ठीक है, मतलब उसने, ध्यान में रखेंगे, अपने, अब ध्यान में रखो, अपने नोट्स में भारतीय क्षेत्र को दिखा। किन क्षेत्रों को दिखा है उनके ऊपर बात करें। रुपया 100, मतलब ये 100 का नोट है। ठीक है, नेपाल की कैबिनेट ने वहां के 100 रुपए के नोट को स्वीकृति दे दी। इस नोट पे नेपाल का एक नया नक्शा छपा है, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। तीनों क्षेत्र भारतीय सीमा में पड़ते हैं, भारतीय क्षेत्र है। तीनों किस राज्य में पड़ेगा? लिम्पियाधुरा, काला पानी या लिपुलेख कहाँ पे है ये? बहुत अच्छे। ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है, काला पानी लिपुलेख विवाद भी है। किसके साथ हमारा विवाद है? काला पानी लिपुलेख विवाद नेपाल के साथ में। नेपाल के नेपाल के साथ। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे। ठीक है, आप देखिए नेपाल की मुख्य रूप से बात करेंगे तो 2006 से पहले ये पूरी तरीके से एक राजतंत्र देश था, मतलब वहाँ पे राजा का शासन। लेकिन 2006 में यहाँ पे पहला बार इलेक्शन होता है, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनता है 2006 में। ठीक है, हालांकि संसद वहां पे थी, पार्लियामेंट थी, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से राजा का ही शासन मतलब होता था। लेकिन 2006 में वहां पे इलेक्शन होता। 2020 में नेपाल ने अपना दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन 3 इलाकों को शामिल करके अपने देश को राजनीतिक हिस्सा अद्यतन किया। ठीक है, तो नेपाल के साथ 2020 में हमारा संबंध बहुत दिनों तक खराब था, आपने देखा ही होगा। ठीक है,
देखिए नेपाल में भी दो तरह की सरकार बनती है, ठीक है। एक सरकार वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब बनती है ना, तो चीन के विचार से प्रभावित हो जाती है, ठीक है। चीन मतलब जाहिर सी बात है, कम्युनिस्ट चीन में भी, उधर भी कम्युनिस्ट है, तो दोनों। एक सरकार जो बनती है वहां पे मलेशिया की सरकार जो बनती है, ठीक है। क्या नाम है उनका, प्रचंड की, क्या नाम, भूल ना हो, ठीक है। तो वो सरकार जो ठीक ठाक है, भारत के साथ उनका प्रचंड। संबंध अच्छा होता है। हाँ, प्रचंड कुछ नाम है, ठीक है। काला पानी भारत में नेपाल के बीच सबसे बड़ा भू क्षेत्र संबंधी विवाद है। भारत, नेपाल एवं तिब्बत के बीच 3 जंक्शन पे भूमिका निभाते। कहाँ पे है? भारत, नेपाल, तिब्बत, ठीक है। ट्रिजक्शन, ट्राइजक्शन पे है, ठीक है। ट्रिजक्शन पे पड़ता है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड जो है सो आपका चीन के साथ सीमा बनाता है ये। उसी तरह एक विवाद और भी है, ठीक है, जो कि भारत, चीन और भूटान के बीच में विवाद है, ठीक है। वो भी ट्रिजक्शन पे। भारत, चीन और भूटान के ट्रिजक्शन पे वो जगह स्थित है, जो कि कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था। क्या नाम है? डोकलाम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डोकलाम। ये भी ट्रिजक्शन पे, ठीक है। हालांकि डोकलाम हमारा क्षेत्र नहीं है। डोकलाम अगर पूछेगा कि हमारा क्षेत्र नहीं, भूटान के हिस्सा में पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो काला पानी लिपू लेक तो हमारे हिस्सा में है, ठीक है। लेकिन ये भी टी जंक्शन पे, भारत, नेपाल और तिब्बत के टी जंक्शन पे है। उसी तरह डोकलाम की बात करें, भारत, चीन और भूटान के टी जंक्शन पे, लेकिन हमारा क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिए, भूटान के क्षेत्र में है। लेकिन अगर चीन अगर उसको अगर टेक ओवर कर लेता, काउंटर कर ले डोकलाम को, तो चीन का सीमा एक तरह से हमारा फिर से हमारे भूटान के साथ तो है ही, ठीक है, मेरे पास भी आ जाएगा। इसीलिए हम लोग उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए भले ही हमारा कोई जगह नहीं है, लेकिन पड़ोसी का है, लेकिन कोई तीसरा आदमी बाहर से आके उस जगह पे अगर उस पर अधिकार करना चाहेगा, भले ही क्षेत्र हमारे यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत तो हमें ही होगी ना, क्योंकि कहीं से वो पड़ोसी जो है कहीं बाहर से है, वो हमारे साथ भी सीमा बनाना शुरू कर देगा। इसलिए भारत क्या करता है, डोकलाम विवाद में भारत आया था। विश्व का सर्वोच्च प्रतियोगिता पुल, ठीक है। विश्व का सर्वोच्च प्रतियोगिता पुल क्या है? तो वर्ल्ड वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने थिम्पू, भूटान में सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा पुल का अनावरण किया। कहां पे? तो थिम्पू, भूटान में। वर्ल्ड इक्वेटिक्स ने भूटान के राजधानी थिम्पू में समुद्र तल से 8200 फीट मतलब 2400 मीटर की ऊंचाई पर नए प्रतिस्पर्धी पुल का अनावरण किया गया, ठीक है। तो विश्व का सर्वोच्च प्रतियोगिता पुल कहां पे हुआ, ध्यान में रखेंगे, तो थिम्पू में हुआ है, ठीक है, भूटान की राजधानी में। हाइट की बात करेंगे तो 2400 मीटर हो गया, या फिर 8200 फीट की बात करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात और क्या है, यह स्विमिंग पूल इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने फेडरेशन ऑफ भूटान के सहयोग से निर्मित किया। मतलब ये काफी हाइट पे स्विमिंग पूल है, ठीक है। कितने हाइट पे है? तो 8200 फीट की हाइट पे है, ठीक है, या फिर 2400 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। कहाँ पे ये हुआ है? ये पूल वाला गेमिंग जो हुआ कहाँ पे हुआ है? तो भूटान के थिम्पू में, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पुल के निर्माण के लिए पुल्स फॉर ऑल प्रोग्राम नामक विकासात्मक पहल, जिसका आरंभ 2019 में वर्ल्ड इक्वेटिक्स द्वारा किया गया था, के माध्यम से फंड जुटाया गया। तो बस आपको ध्यान में रखना, भूटान में हुआ है, थिम्पू में हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे पर्यावरण नेताओं, चैंपियन के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा दिया गया है, ठीक है। कौन सी वीजा है? ब्लू रेजिडेंसी वीजा। किसके लिए? पर्यावरण चैंपियन के लिए, नेताओं के लिए, ठीक है। किसने जारी किया ब्लू रेजिडेंसी वीजा? तो जितना भी वीजा तीजा जारी करने के काम होता है ना, आजकल संयुक्त अरब अमीरात ही कर रहा है, क्योंकि भाई देखिए, ये सब वीजा वगैरह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो मेनली संयुक्त अरब अमीरात, कुछ दिन पहले का और भी वीजा इसने जारी किया था। कौन सा वीजा जारी किया था? क्योंकि गोल्डन संजय दत्त वीजा। वगैरह गोल्डन वीजा भी जारी किया है, ठीक है। अभी एक देश ने भी हाल फिलहाल में शेंगेन वीजा जारी किया था। कौन सा देश है जिसने शेंगेन वीजा जारी किया था? मैंने फ्रांस। बताया था, फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस। फ्रांस ने शेंगेन वीजा को जारी किया था। और संयुक्त यूएई की बात करेंगे, इससे पहले इसने गोल्डन वीजा जारी किया था। अभी कौन सा वीजा जिसने जारी किया है? तो ब्लू रेजिडेंसी वीजा जारी किया है, ठीक है। कितने वर्ष से होता है? तो 10 वर्षीय होता है, ठीक है। क्या इसका पर्पस क्या है? तो इस 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का लक्ष्य वैश्विक नेताओं को पर्यावरणीय शोध गतिविधि प्रौद्योगिकी समाधान के लिए आकर्षित करना है, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसर्च की बात करेंगे। यह वीजा संयुक्त अरब अमीरात की सीमाओं के बाहर भी प्रभावी है। उन सभी चैंपियनों को वीजा दिया जाता है जो विश्व में किसी भी स्थान पे सधानीयता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात इस कदम को, ठीक है, सधानतीयता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उसे वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। मतलब अपने आप को देखिए, ये सब लोग जो है ना अलग अलग एक्टिविटी करना शुरू कर रहे हैं। रीजन क्या है बताता हूँ, इसके पीछे बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक रीजन है, क्योंकि ये सारे देश की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है? वाइल पे, ठीक है। अब देखिए, कतर का एक एग्जांपल मैं लेता हूं। कतर एक छोटा सा देश है, इतनी सी देश है, ठीक है। वहां पे टेम्परेचर की बात करें 50 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसने भी मतलब, ठीक है, 100 से बाहर उसका फुटबॉल रैंकिंग में, लेकिन फिर भी उसने वर्ल्ड कप वहां पे करवाया।
ताकि लॉन्ग टर्म पे, जबकि वर्ल्ड कप करवाने वाले फीफा जो वर्ल्ड कप करवाती है जिस देश में भी होता है उसको 1 रुपया तक नहीं देती है, या फिर ओलंपिक में जिस देश में होता है उसको 1 रुपया तक नहीं देती है, लेकिन फिर भी लोग कराने के लिए मरे क्यों रहते हैं? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं देखेंगे तो इन सभी देशों का काफी अधिक प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ऑयल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अब दुनिया ग्रीन की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इन देशों का कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाएगा, इनका स्थिति फिर पहले जैसा हो जाएगा जैसे आज से 1970 के दशक में तेल मिलने से पहले यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, लोग गधे वगैरह पे घुमा करते थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जितना डेवलपमेंट 50 वर्षों में इन्होंने किया है ड्यू टू वेल, वैसा स्थिति इन फ्यूचर फिर हो जाएगी। तो ये अपने आप को ना ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे, इन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में तरह तरह के एक्टिविटी करे, कहीं ना कहीं टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए, किसी भी तरह से टूरिस्ट पहुंचे, इसलिए ये आईपीएल जैसे गेम करवाना चाहते हैं दुबई में, ठीक है, बड़े बड़े क्रिकेट, जबकि दुबई का कोई अच्छा टीम नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे देखिएगा स्टेडियम बहुत अच्छे है, ठीक है। कतर वगैरह भी सेम काम कर रहे हैं, तो ये लोग भी तरह तरह का वीजा वगैरह जारी करते थे कि दुनिया के नक्शा पे, दुनिया में इनका नाम हो, ठीक है, लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो, टूरिज्म यहाँ पे बढ़े। यहाँ का रूल इतने टफेस्ट रूल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शराब वगैरह भी नहीं पिया जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल में दोनों दुबई वगैरह ने क्या किया है, यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं तो उनके लिए अलग से मतलब एक शराब हाउस बना दिया जहाँ पे लोग वाइन जाकर आसानी से पी सकते थे। यहाँ पे फीफा के समय में, ठीक है, वहां पे रमजान का राजदूत के महीना लिए था। है सर। हाँ बिल्कुल, राजदूत के लिए, एम्बेसडर के लिए किया है। फीफा रमजान के समय हो रहा था जहां पे वाइन को पूरी तरीके से बैन किया गया था, लेकिन टूरिस्ट नहीं पहुंच रहा था, इन्होंने नियम चेंज करके, ठीक है, वहां पे मतलब वाइन उस समय अलाउ करवा दिया। तो इन लोगों की स्थिति जो है बहुत खराब होने वाली है। इसलिए जो भी मतलब अरब देश है ये तरह तरह की चीजें कर रही है। तो हाल फिलहाल में ब्लू रेजिडेंसी वीजा किसने जारी किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। इससे पहले गोल्डन वीजा भी इसने जारी किया था। चलिए, केमिकल एजेंट क्लोरापिक्रिन, क्या है ये? क्लोरापिक्रिन की बात करें, केमिकल एजेंट है, देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे संयुक्त अमेरिका ने रूस पे आरोप लगाया कि यूक्रेन में केमिकल एजेंट, ठीक है, क्लोरापिक्रिन का प्रयोग कर रही है, ठीक है। देखिए, कभी भी युद्ध हो, ठीक है, कभी भी युद्ध हो तो कभी भी केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। हालांकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसने ही कम से कम गजब का केमिकल्स यूज किया था वियतनाम वार में, ठीक है। वियतनाम वार में एक केमिकल का नाम आता है जिसका नाम था एजेंट ऑरेंज। क्या नाम है? आपने पढ़ा होगा, एजेंट ऑरेंज नाम का केमिकल्स का यूज किया था। क्यों यूज किया था संयुक्त अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज नाम केमिकल्स का? क्योंकि यहाँ पे वियतनामी जो थे ना, वार को टेक्टिक में ना, कौन सा टेक्टिक बोलते हैं यार, जो छिप छिप के लड़ना जो होता है, ठीक है, तो वहां पे अमेरिकन को वहां पे गोरिल्ला वॉर। मतलब गोरिल्ला वार, ठीक है, गोरिल्ला वार टेक्निक में काफी वो लोग माहिर थे वियतनामीज, तो छिप छिप के वार करते थे। और अमेरिकन को ना प्लेन पे लड़ने का आदत था, ठीक है, मतलब प्लेन मतलब समतल भूमि पे, तो वो उनसे टेक्टिक नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने एजेंट ऑरेंज का यूज करके ऊपर से मतलब बरसाना शुरू किया, और जहां पर भी गिरता था जंगल का जंगल साफ कर देता था, जहां पे छिपे रहते थे, फिर वो लोग वार करते थे, ठीक है। तो खुद ही मतलब इनके ऊपर काफी आरोप लगे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्लोरापिक्रिन, एजेंट क्लोरापिक्रिन नाम है, ठीक है, अभी इन्होंने जो यूज किया था एजेंट ऑरेंज था 1975 के आसपास, 80 के दशक में। संयुक्त अमेरिका ने वियतनामी वार में काफी मात्रा में, ठीक है, केमिकल्स का यूज किया था, ठीक है। क्लोरापिक्रिन का व्यापक स्पेक्ट्रम रोगानिरोधी, कवकनाशी, शाकनाशी, शाकनाशी में तो जो पेड़ पौधा को समाप्त कर दे। माइक बंद कीजिए। कीटकनाशी, ठीक है, एवं नेमाटाइड के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा इस रासायनिक यौगिक को पहली बार जहरीली गैस के रूप में लाया गया था। मनुष्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे आंखों, त्वचा, श्वसन नली, जलन का आभास, उल्टियां आना शुरू हो जाता है। रासायनिक हथियार उन हथियारों को कहते हैं जिनमें ऐसे रसायन का उपयोग किया जाता है जो मनुष्यों को मार डालता है और अन्य किसी प्रकार के गंभीर नुकसान को पहुंचा सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में। काफी प्रकार के रासायनिक हथियार, केमिकल्स वार वेपन का यूज किया जाता था। हालांकि इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो अमेरिका, जापान, इन लोगों ने मतलब शुरू किया था। हालांकि आरोप किस पे लगे थे? तो इसने मतलब इराक के ऊपर, जिस समय क्या नाम था, सद्दाम हुसैन का रूल था इराक में, तो उस समय तो इराक के ऊपर इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि इसने अमेरिका ने आरोप लगे थे सद्दाम हुसैन जो से केमिकल वेपन्स का बड़े पैमाने पे यूज कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसने खुद ही वियतनामी वार में किए थे, तो कई जगहों पे केमिकल वेपन का यूज होते रहा, जैसे कुर्द एक इराक में, जो छोड़िए मैं वो उतना नहीं बताऊंगा, बस ध्यान में रखिएगा। एजेंट ऑरेंज का यूज किया था किसने? अमेरिका ने वियतनामी वार के दौरान। अभी जो हो रहा है उसका नाम है एजेंट क्लोरापिक्रिन, ठीक है। ये किस पे आरोप लगे हैं? तो रसिया पे आरोप लगा है, तो ये भाई यूक्रेन पे प्रयोग कर रहा है, ठीक है। चलिए, फ्लड क्या है ये? ध्यान रखेंगे तो संयुक्त अमेरिका ने कोविड का एक नया वेरिएंट फ्लड पाया गया, ठीक है। तो ये देखिए, फ्लड भी हो रहा है कोविड के साथ ही, कोविड का नया वेरिएंट है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं से कुछ अलग चीज है,
कोविड का एक नया वेरिएंट है जो कि कहाँ पे पाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप देखेंगे फ्लड जो है कहाँ से आया है, इसका पीढ़ी क्या है, इसका वंशज क्या है, तो ओमिक्रॉन का वंशज क्या है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन का वंशज फ्लड वेरिएंट ओमिक्रॉन वंश से JN1 के सब वेरिएंट का एक समूह है, ठीक है। ध्यान रखें, इसे संक्रमण की नई लहर आने की आकांक्षा बढ़ गई है। कोविड के 2 नए वेरिएंट KP2 KP1.1 अमेरिका में फैल रहे हैं, जो इससे एक नई लहर आने की चिंता उभर गई है, ठीक है। फ्लड संक्रमण से जुड़े लक्ष्य अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे ही है। इनमें गले में खराश आ जाता है, खांसी आती है, थकान आती है, नाक बंद हो जाता है, कि नाक बहना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और स्वाद या गंध की संभावित हानि भी शामिल है, ठीक है। तो कभी कोई पूछेगा बताओ फ्लड क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कोविड का एक नया सब वेरिएंट है। तो किस खानदान से आता है, तो ओमिक्रॉन का वंशज है बता रहा, ठीक है। ओमिक्रॉन वंशज का फ्लड वेरिएंट ओमिक्रॉन वंशज के J1 के, ठीक है। ओमिक्रॉन का J1 जो था ना, उसका मतलब सब वेरिएंट है, ठीक है। इससे आप ध्यान में रखिए कहाँ पे इसके नुकसान होने की संभावना है, तो कहाँ पे होने की है, तो ध्यान में रखना है USA में, ठीक है। तो 45 मिनट ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, तो कल हम लोग यहाँ से, ठीक है, एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास। ये वॉल्यूम 7 है, ग्रुप में आपको वॉल्यूम 7 के इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में PDF उपलब्ध है, ठीक है। तो कल आप सर लोग यहाँ दो से तीन कंटिन्यू, टॉपिक है, क्या 3 टॉपिक है, कंफ्यूजन है। 3 टॉपिक नहीं है, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, अच्छा खत्म ही है तो खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है, मुझे लगा ज्यादा होगा। चलिए तो देखेंगे एग्रीगेटेड मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, क्या है ये, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऊपर विकासशील देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन के 10% अनुदान की सीमा बढ़ने का आरोप लगाया, ठीक है। यह आरोप गन्ना किसानों को बृहत अनुदान प्रदान करने के कारण लगाया गया है। आप देखिए, भारत जैसा देश या फिर चीन जैसा देश, ठीक है, अपने आप को चाहता है भाई साहब हमको विकासशील डेवलपिंग नेशन के कैटेगरी में ही रहने दो, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कोई देश विकसित ऑफिशियली तौर पे क्यों नहीं होना चाहता, तो इसके पीछे बहुत ही एक बड़ा रीजन है। अगर कोई देश अगर विकसित अगर देश अगर हो जाएगा, तो जो ट्रेड जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें हमको छूट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से, मान लो अमेरिका के साथ अगर हम व्यापार अगर करते हैं तो किसी भी देश के साथ, तो 3 कैटेगरी में व्यापार होता है, ठीक है। एक डेवलप्ड नेशन का व्यापार होता है, एक डेवलपिंग नेशन होता है, एक होता है पिछड़ा देश होता है। तो जो देश जैसा होता है ना, उस पे उसी प्रकार के टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत जैसा देश हमेशा चाहता है हम लोग डेवलपिंग फेज में ही रहे। चाइना इतना डेवलप्ड हो गया लेकिन खुद को अभी भी डेवलपिंग फेज में ही रखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं WTO का क्या मुद्दा है। देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है, भाई कहता है देखिए दुनिया के ट्रेड को आप पूरी तरीके से फ्री छोड़ दो। किसी भी देश के ट्रेड पे किसी भी कंट्री का मतलब क्या होना चाहिए ना, वो नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट मतलब ट्रेड को सपोर्ट ना करे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ट्रेड से अपना पूरी तरीके से हाथ को वापस ले ले। गवर्नमेंट अगर ट्रेड को अगर बैकअप करती है तो जाहिर सी बात है ट्रेड पे सब्सिडी देगी, और ट्रेड पे अगर सब्सिडी देगी तो वो सामान सस्ता हो जाएगा। तो मान लीजिए भारत सरकार अगर ट्रेड पे सब्सिडी दे के, तो जाहिर सी बात है सामान सस्ता हो जाएगा। लेकिन वही सामान अगर मान लीजिए कोई एक्स नाम का, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन चीन में बन रहा है, ठीक है, चीन की गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है। मोबाइल फोन को बनाने में 10,000 रुपया का खर्च आ रहा है, चीन की गवर्नमेंट 2,000 रुपया सब्सिडी दे रही है। इस फोन का दाम हो गया 8,000 रुपया, ठीक है, सस्ता हो गया। अब वही मोबाइल फोन मान लीजिए नेपाल में बन रहा है, ठीक है, अब नेपाल में बन रहा है, इस फोन का कीमत भी 10,000 और सेम फोन है दोनों, ठीक है। लेकिन बेचारा नेपाल की गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो ये सब्सिडी नहीं दे पाई, गरीब देश है। तो ये फोन का कीमत 10,000 रुपया पड़ा और इस फोन का कीमत 8,000 रुपया पड़ा। जब ये दोनों के दोनों जब किसी मार्केट में जाएगा तो जाहिर सी बात है फोन अधिक बिकेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका सस्ती कीमत हो गई। तो इसको कंट्रोल करने के काम WTO करती है। अभी मुद्दा क्या हो जाए, भारत के साथ दिक्कत क्या हो जाए ना, इंडिया जो है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर को सब्सिडी देती है, ठीक है। भारत में जैसे हम लोग क्या देते हैं, हम MSP वगैरह देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है अनाज जो होता है ना, अन्य देशों की तुलना में किसानों के लिए बहुत अधिक आसान हो जाता है और काफी सस्ता ही पड़ता है। तभी हमने क्या किया था ना, गन्ना के जो किसान जो है ना, उनको मतलब अनुदान दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर दुनिया के सारे देशों को तकलीफ होने लगी कि कहीं नहीं कहीं से मतलब भारत सरकार जो अपने किसानों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है और इसके लेकर हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऊपर विकासशील देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन में 10% अनुदान की सीमा बढ़ने पर आरोप लगाया, ठीक है। किसने, विकासशील देशों को जो 10% अनुदान की सीमा से बढ़ने का आरोप लगाया है, ठीक है। मतलब जैसे हम कितने, मतलब हम विकासशील देश की कैटेगरी में आते हैं तो हम सब्सिडी कितना दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं, 10% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। यह आरोप गन्ना किसानों को बृहत अनुदान प्रदान करने के कारण लगाया गया। मतलब गन्ना किसानों को हम अधिक से अधिक अनुदान दे रहे हैं, तो जाहिर से गन्ना का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ेगा, सस्ता हो जाएगा। जब गन्ना का प्रोडक्शन
आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो गन्ना से जो भी मतलब रॉ मटेरियल है, उससे जो चीजें जो तैयार होगी वो भी सस्ता हो जाएगी। अब फिर हम जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो चीज सस्ता होगा। लेकिन वही चीज जब अमेरिका में बनेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, फिर किसी भी देश में बनेगा, तो वहां के गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दिया नहीं, तो फिर क्या हमारे चीज से उसका चीज कम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इसको कंट्रोल किया जाता है, सब ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे दे, ताकि दूसरे देश को दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं ना। लेकिन भारत के लोग तो समझ नहीं पा रहे, एमएसपी के कारण भारत को कितना झेलना पड़ता पता है? बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन हमारे किसानों को देना है, क्योंकि एमएसपी इज जस्ट वोट बैंक, ठीक है। इन अनुदानों एवं घरेलू सहायता को व्यापार के संदर्भ में एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग व्यापार विकृत अनुदानों को पहचानने के लिए किया जाता है, जिसको कृषि पर हुए समझौते के अनुसार कम किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जो भी आप अनुदान दे रहे हो उसको मतलब क्या करना है? कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अगर ज्यादा अगर अनुदान अगर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरे देश को दिक्कत होना स्वाभाविक है, ठीक है। क्योंकि सब देश तो कंपी आपके पास पैसा है तो आप अपने किसानों को दे रहे हो, जिसके पास पैसा नहीं, वो कहाँ से देगा? ठीक है, तो फिर वो कम्पीट कैसे करेगा? चीजें उसकी यहाँ महंगी हो जाएगी, नहीं। कांकेश थुराई बंदरगाह, ठीक है, ध्यान रखिए, ये बंदरगाह क्यों चर्चा में था, ठीक है। तो कांकेश थुराई बंदरगाह की बात करेंगे, ठीक है, श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। तो इस बंदरगाह को ना, ठीक है, चाइना के द्वारा विकसित किया जाना था, ठीक है। मतलब किया चाइना ने, मतलब चाइना क्या करता है ना, झांसा देके लोगों को डेवलप करवा देता है, ठीक है। मतलब बोलेगा अरे ये बहुत बढ़िया, इसको तुम डेवलप करो, इससे काफी तुमको पैसा आएगा, ठीक है। उसी तरह श्रीलंका में ना चाइना ने एक बंदरगाह बना दिया, ठीक है, काफी अधिक पैसे जो थे श्रीलंका से ठग लिए। अब दिक्कत क्या है ना, बंदरगाह पे ना मतलब दिन का एक लोग भी नहीं आता है, ठीक है। मतलब वहां पे जो शिप वगैरह, सॉरी, जहाज वगैरह जो आता है वैसे ही खाली रहता है, कोई जाता ही नहीं है, ठीक है। मतलब इतना खराब लोकेशन पे है। तो ये बंदरगाह भी हाल फिलहाल में काफी अधिक चर्चा पे रहा था, क्योंकि यहाँ पे भारत ने इसको जीर्णोद्धार करने के लिए मतलब फंडेड वगैरह किया है, ठीक है। तो श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने भारतीय वित्तीय अनुदान से कांकेश थुराई बंदरगाह के जीर्णोद्धार पे स्वीकृति मुहर लगा दी है। मतलब भारत क्या है इसको फंड कर रहा है। कौन सा बंदरगाह? कांकेश थुराई बंदरगाह। ये श्रीलंका के उत्तरोत्तर में क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका विस्तार 16 एकड़ भू क्षेत्र में है, ठीक है। यह बंदरगाह भारत के पांडिचेरी के कराईकल बंदरगाह को 104 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भारत एवं श्रीलंका सक्रिय रूप से ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें संपर्कता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतलब दोनों देशों के बीच में आप देखोगे तो उनके बीच में क्या बोलेंगे उसको यार, मतलब दोनों के बीच में दूरी को कम करना है। इसके लिए आप जाहिर सी बात है ट्रेड के अलावा आपको ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो बंदरगाह का ध्यान रखिए, क्या नाम है? कांकेश थुराई बंदरगाह, ठीक है। भारत इसको फंड कर रही है, इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या नाम है? कांकेश थुराई। कहाँ पे है? ठीक है, श्रीलंका में है। ध्यान में, श्रीलंका के किस हिस्सा में? तो उत्तरोत्तर हिस्सा, ठीक है, मतलब मोस्ट नॉर्थन पार्ट समझ लीजिए। 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत से बात करेंगे तो 104 किलोमीटर की दूरी है पांडिचेरी के कराईकल से, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बंदरगाह हम्बन टोटा बंदरगाह, बेचारा चाइना के झांसा में आके श्रीलंका फंस गया, और बाद में काफी अधिक पैसे चाइना से ले लिए। जब चाइना को पैसा नहीं लौटा पाया तो चाइना ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 99 साल के लिए हमको लीज पे दे दो, ठीक है। तो बेचारा फंस चुका है। इस बंदरगाह को डेवलप करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। और भारत जो है ना, भारत के लिए श्रीलंका, ठीक है, भूटान, भूटान कम, नेपाल, और एक देश और मालदीव, ठीक है। ये ना क्या मैं बोलूं इन देशों का, इनके वजह से भारत परेशान रहता है, ठीक है। ये सबके सब गधे हैं। ये क्या करते हैं? चाइना से बड़े बड़े लोन ले लेते हैं। ये सब के सब चाइना से बड़े बड़े लोन लेते हैं, इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। अगर चाइना के लोन को नहीं चुकाएंगे तो चाइना का एक नीति है वो अपने जमीन को क्लेम करता है। और भारत नहीं चाहता से यहाँ पे आके चाइना का बहुत अधिक क्या बोलते हैं इंटरफेयर बढ़ जाए। मजबूरी में इनके लोन को भारत को चुकाना पड़ता है। श्रीलंका के बहुत सारे लोन को, ठीक है, नेपाल के बहुत सारे लोन को, मालदीव के तो ज्यादातर लोन को भारत ने सदा है। रीजन क्या है? अगर भारत अगर लोन को नहीं सदाएगा तो चाइनीज पॉलिसी के अंदर ही आ जाएंगे, और उसका लॉन्ग टर्म पे क्या होगा? भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत अधिक फायदा उठाते, ठीक है। तो भारत के लिए समझिए तो क्या ही बोला जाए, ये बहुत ज्यादा दिक्कत चीज है, ठीक है। छोटे छोटे देश है लेकिन हमेशा लोन ट्रैप में फंस जाते हैं बाद में। और ये सबको भी लगता है कि ऐसा लोन तो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, भारत तो सदा ही देगा। नहीं, वही वाली स्थिति इन लोगों की हो गई है। अब आते हैं चर्चा में क्यों है G7, ठीक है। G7 कभी G8 हुआ करता था, G7 कभी G8 हुआ करता था। कब तक G8 हुआ करता था G7? 2007 तक। जब रशिया ने क्रीमिया को नहीं एनेक्स किया था तब तक। हाँ तो वही तो कब किया था, वो तो पता है मुझे, बताइए कब किया था? 2015-16 में छोड़ दिया था शायद। 2024 2024 यूक्रेन है, यूक्रेन की नहीं बात हो रही, नहीं क्रीमिया की बात हो रही। 14
2014 14 2014 मतलब में, 2000। ठीक है, 2014 में, ठीक है। तो उस समय रसिया को बाहर निकाल दिया गया। G8 हुआ करता था, अब जाके क्या बन गया है, 2014 के बाद G7 बन गया, ठीक है। तो G7 द्वारा 2035 तक मतलब 2035 तक कोयले को फेज आउट करने पे विचार विमर्श किया गया। मतलब कोयले को फेज आउट करना, डेट में समझ रहे हैं, नो यूजेज ऑफ कोल, मतलब कोयला का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। G7 देशों की ऊर्जा मंत्रियों ने इटली के तुरीन में आयोजित बैठक के दौरान कोयला चालित ऊर्जा संयंत्रों का फेज आउट करने पर विचार विमर्श किया है। जीवाश्म आधारित ईंधनों के उपयोग को समाप्त करने पर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह विचार विमर्श संयुक्त राष्ट्र COP28 दिसंबर में संपन्न, ठीक है, जलवायु सम्मेलन में आलोक में हुआ। मतलब वहीं पे ये फैसला लिया गया जिसमें संपूर्ण विश्व ने कोयला, तेल एवं गैस से मुक्त होने की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि जाहिर सी कार्बन इमिशन की बात चल रही है, ठीक है। और ये COP28 में ये फैसला लिया गया। COP28 कहाँ पे हुआ था? यूएई, यूएई में हुआ था, ठीक है। COP27 कहाँ पे हुआ था? शर्म एल शेख, इजिप्ट, ठीक है। COP29 कहाँ पे इजी होगा? ब्राजील। बाकू में ना, अजरबैजान की राजधानी बाकू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कोयला ऊर्जा उत्पादन से फेज आउट होने के लिए प्रस्तावित समय सीमा 2035 है, ठीक है। लेकिन कार्बन न्यूट्रल की बात करेंगे तो भारत ने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक लिया है? 2070 तक लिया है, ठीक है। G7 सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड तथा अमेरिका शामिल है। कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इंग्लैंड है और अमेरिका शामिल है। G7 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था हाल फिलहाल में? कहाँ पे हुआ था? इटली साइड में कहीं हुआ था। इटली टोक्यो में आउट ना? नहीं, टोक्यो नहीं था। टोक्यो कहाँ पे? फुगलिया टोक्यो इटली के बाद इटली आउटरीच फुगलिया इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फुगलिया इटली। अच्छा, इटली में। उससे पहले टोक्यो में हुआ था, नहीं? टोक्यो में उससे पहले हुआ था, ठीक है। टोक्यो में साथ क्वाड का मीटिंग हुआ था क्या? क्वाड वाला आई थिंक टोक्यो में हुआ था। ये सब मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% का हिस्सा है, ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कितना? 28% हिस्सा। ये 7 देश जो है ना 28% योगदान करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में। और 2021 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी कितनी थी? तो 21% की थी। मतलब समझ रहे हैं? अब ये पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, तो अब कहते हैं से भाई साहब कार्बन इमिशन करना बंद करो, ठीक है। और जो डेवलपिंग नेशन है बेचारा भी ग्रीन एनर्जी की तरह कहाँ से मतलब मूव करेगा। इसीलिए एक फंड बनाने की बात हुई थी 2024 में जो हुआ था COP28, वहां पे एक फंड बनाने की बात हुई थी, ठीक है। कौन सा फंड का नाम क्या था बता सकते हैं? क्योंकि वो वैसे नेशन को सपोर्ट लॉस करेगा। एंड डेवलपमेंट फंड। बिल्कुल, ठीक है। लॉस एंड डैमेज है ना, कि डेवलपमेंट है जो भी हो, वो फंड बनाने की बात हुई थी। तो जो भी लॉस। डेवलप नेशन है उसमें फंड डालेंगे। इस फंड से सहायता किसे मिलेगा? वैसे नेशन को सहायता मिलेगा जो कि अभी तरह डेवलप नहीं है, इन्होंने कार्बन इमिशन बहुत कम किया है, ठीक है। इनका डेवलपिंग फेज होना भी बाकी है, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था COP28 में। तो ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है। नोट्स में छोटी छोटी चीजों को मार्क कीजिए, बनाइए, या फिर जब भी आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स के मैगजीन सामने रखो और उसमें वहां पे क्या करो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, या फिर टिक कर लो, से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा करो ताकि लास्ट टाइम में जब आपका रिवीजन करने की समय आया तो वो चीज हाईलाइट हो, ठीक है। समझ गए ना? तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स जो है हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कितना है, एक दिन में समाप्त होगा? हाँ, हो जाना चाहिए, ठीक है। एक दिन में इकोनॉमिक्स समाप्त हो, उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो कल सभी लोग इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन है इसको पढ़ कर आइएगा। हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है।